Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fakhr Lodi and this is the 15th lecture of Formal Methods for Software Engineering. इससे पिछले लेक्चर्स में हम होर्स लॉजिक को देख चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कि होर्स लॉजिक किस तरीके से यू कैन यूज़ टू स्पेसिफाई द प्रोग्राम्स, देन हाउ कैन यू यूज़ दी स्पेसिफिकेशंस and how can you use the logic to provide the correctness proofs, उसकी verification में किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, and then we saw how can we use the same kind of methodology or the similar techniques for constructing programs. जिस तरीके से मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ, a lot of work is being done, a lot of work still needs to be done, but ये जो मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये पिछले कई सालों से अब ये आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आने शुरू हो गए हैं। और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ दीज फॉर्मल टेक्निक्स, बेसिकली द होर ट्रिपल इन डेवलपिंग object-oriented programs and specification of object-oriented program, and basically developing more reliable programs. So first of all, let us take a step back and see, what we need to do in order to have good programs. So what are the characteristics of good programs? If we go back to good programs, first of all, what we want to do is we want to have lots of reuse. This reuse is a desirable feature. We don't want to reinvent the wheel. What we want to do is we want to have a good software component that can be reused again and again. और अगर हमारे पास ऐसे components आ जाएंगे तो हमारी ओवरऑल सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। आपने ऐसा कंपोनेंट यूज़ किया है जिसकी क्वालिटी के बारे में आप बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा कंपोनेंट है। सो ये अच्छा कंपोनेंट जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा तो ये अपने साथ जो इसकी जो क्वालिटी है वो साथ लेके जाएगा। कम से कम इस हिस्से में सॉफ्टवेयर में ख़राबी के इम्कानात कम होंगे एंड हेंस द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम will increase. So दो तीन चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। रीयूजेबिलिटी इस वजह से कि आप you don't want to reinvent the wheel. So अगर आपके पास reusable components हों तो आप उन reusable components को बार बार इस्तेमाल करते हुए overall productivity आप अपनी टीम की बढ़ा सकते हैं, क्योंकि then what will happen is that you will have to, if you reuse a lots of these components again and again, तो जो आपको काम करने वाला बाकी रह जाएगा वो कम रह जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर अच्छी क्वालिटी के रीयूजेबल कंपोनेंट हैं तो आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, जो आप सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट बाहर निकलेगी, उसकी क्वालिटी को भी ये इम्पेक्ट करेगा पॉजिटिवली और अच्छी क्वालिटी आपका सॉफ्टवेयर आप डेवलप करेंगे। सो रीयूजेबिलिटी इज़ अ वेरी डिज़ायरेबल फीचर of good programming. So we want to have programs in which we have reusable components that can be used again and again, and these reusable components must have high quality. If these components do not have high quality, तो जहाँ पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर ख़राबी पैदा करेंगे। So इसमें हाई क्वालिटी होनी चाहिए और इसकी जो है इससे आपको बेहतर नतायज आपको मिलेंगे। The second aspect in the same domain or from the same point of view is the reliability. What we want is we want to have components which are reliable. We want to have software which is reliable because a lot depends upon the software today. आपकी हर तरह की appliances जो हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से चल रही हैं। इवन आजकल मॉडर्न आप डिवाइसेस देखें तो आपके घरों में रेफ्रिजरेटर्स और आपके माइक्रोवेव ओवन्स, ये भी इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर चल रहा है।
और वो उसको आपको जो कंट्रोल जो है वो सॉफ्टवेयर की मदद से आपको मिलता है। सो दीज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए ऐसे जो रिलायबल हों, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ख़ास तौर पे जब एम्बेडेड सिस्टम्स की हम बात करते हैं, इस तरह की डिवाइसेस की बात करते हैं कि जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर बैठा हुआ है, अगर आपका फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन है तो कम से कम नुकसान ये हो सकता है कि आपका जो आप खाना जो है गर्म कर रहे हैं या पका रहे हैं वो जल जाए। लेकिन अगर ये आपका सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा और इसमें ज़्यादा वो उसको जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उसको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है, इट इज़ नॉट दैट रिलायबल, तो इससे ज़्यादा फेटल किस्म की इंजरीज़ भी हो सकती हैं। और अगर आपके ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हैं ये किसी ऐसी डिवाइस में लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल में लगे हुए हैं या मिसाइल में आपके लगे हुए हैं या आपकी एक्सरे मशीन्स में या इंसुलिन पंप्स, इन में जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, अगर उनकी रिलायबिलिटी आपको अच्छी नहीं आपको मिल रही, सो ये तो यकीनन अक्सर औकात ये फेटल किस्म की प्रॉब्लम्स में जहाँ पर इंसानी जान के ज़िया का ख़तरा होगा, उस तरह के प्रॉब्लम्स में रिज़ल्ट होगा। सो व्हाट वी वांट इज़ वी वांट टू हैव रीयूजेबल कंपोनेंट्स of high quality which are also reliable. So for reliability, एक टेक्निक जो हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को कहा जाता है डिफेंसिव प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज डिफेंसिव प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? डिफेंसिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है, आपने सॉफ्टवेयर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये कंपोनेंट आपने इस तरीके से बनाया है कि जो भी इसका यूज़र है वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। आपने इसको एक API प्रोवाइड की है, थ्रू दिस API दिस कंपोनेंट इज़ यूज्ड, इट टेक्स सर्टेन इनपुट्स फ्रॉम द क्लाइंट प्रोग्राम्स एंड बेस्ड अपॉन दीज इनपुट्स इट डज सर्टेन थिंग्स। तो आप डिफेंसिव प्रोग्रामिंग इस तरीके से करते हैं कि आपका जो क्लाइंट का प्रोग्राम है, अगर वो किसी वजह से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अगर वो गलत इनपुट आ जाती है, तो ये आपका जो प्रोग्राम, जो अपना कंपोनेंट जो बनाया हुआ है, दिस कंपोनेंट इज स्ट्रॉन्ग एनफ एंड रोबस्ट एनफ so that it can handle that kind of situation and it does not malfunction, it does not crash. So ये जो आपका जो कंपोनेंट है, ये इसमें इतनी अपने तौर पे मजबूती होनी चाहिए कि जिसको हम कहते हैं बुलेट प्रूफ कंपोनेंट्स। कोई अगर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलत डेटा या गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहे तो ना कर सके। For defensive programming, what you need to do is you need to write code, a lot of code, for handling and dealing with all kinds of error conditions that come from outside or that may come from outside. So usually आपने एक component बनाया है, आपने एक routine बनाई है जिसमें the user will use this machine or use this component in a normal fashion. तो as long as the user uses it in a normal fashion, कोई उसमें मसला नहीं है। मसला उस वक्त पैदा होता है कि when you have this kind of unintentional or intentional use, और वहाँ पर आपका प्रोग्राम गड़बड़ कर जाए। What does that mean? इसका मतलब ये है कि आपका जो सर्वर का जो कंपोनेंट इटसेल्फ है, उसके अंदर आपने कोड लिखा हुआ है जो ऑल पॉसिबल एरर कंडीशंस आपने जो कंसीव की हैं, जो गलती एक क्लाइंट प्रोग्राम कर सकता है, उसको हैंडल करने के लिए आप वो सारा प्रोग्राम और कोड आपने लिखा होता है और हर तरह के चेक्स। सो आइडिया ये है कि जितने पॉसिबल चेक्स आप सोच सकते हैं
अपने प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम को रोबस्ट बनाने के लिए वो सारे के सारे प्रोग्राम में डालें ताकि आपका ये कंपोनेंट इज सो कॉल्ड बुलेट प्रूफ। ना ये जो है इन इट सेल्फ दिस इज अ लिटिल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम किस तरीके से है? प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू डू दैट you will have to write a lot of code. So defensive programming mein what happens is at times it is what we call is self-defeating. What does that mean? ये जो हमने जो कोड लिखा हुआ है ये असली काम करने के लिए बाज़ का बहुत थोड़ा सा कोड होता है, और ये एरर चेकिंग का कोड जो डिफेंसिव प्रोग्रामिंग की जो मैं बात कर रहा था उसके लिए आपको काफ़ी सारा कोड आपको लिखना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में एक चीज़ हमें पता है और हमें एक्सपीरियंस से ये चीज़ मालूम हुई है कि सॉफ्टवेयर जितना उसका साइज़ बड़ा होगा उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, और जितनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी उतनी उसमें एरर की गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, उतने उसमें डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ डिफीटिंग इन दैट सेंस दैट व्हेन you do this defensive programming, you write a lot of code to take care of all those intentional or unintentional misuses of this software component. अब सवाल इसका ये है कि जब आप ये सब कुछ करते हैं तो इसका मतलब है कि कोड का साइज आपका बड़ा हो जाता है, और जिस तरीके से मैं पहले कह चुका हूं कि a lot of times what happens is that the actual code that you have to deal with that the real situation जहां पर कोई misuse इस component का नहीं है, in many cases that code is much smaller than the code that you have to write to take care of all those error situations. This happens a lot of times, and there are numerous examples of programs जिसमें आपको इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आएगी। Now, उसका साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट ये है the program size increases, the code size increases. As the code size increases, the complexity increases. As the complexity increases, the probability of having a mistake and maintenance के point of view से also it becomes more difficult. So probability of incorrect code increases. Probability of bugs in the code increases, and hence the component itself is less reliable. So आप ये पूरा जो आप जो काम कर रहे थे, you were doing this thing for making it more reliable, और उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि बजाय इसके कि आप इसको ज़्यादा रिलायबल करने में कामयाब हो जाते, उसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से it becomes less reliable. So this becomes a very difficult kind of situation, and sometimes आप डिफेंसिव प्रोग्रामिंग अपनी तरफ से रिलायबल बनाने के लिए कर रहे हैं और जो कोड इटसेल्फ है वो अनरिलायबल हो गया. So this is self-defeating. So what we need is we need better mechanism for obtaining and guaranteeing reliability, and we need a more systematic approach. What does that mean? That means defensive programming, yes, it is good, but at the same time it is problematic. So what we need is probably we need a better approach, a more systematic approach. क्या हमारे पास इस तरह की सिस्टमेटिक अप्रोच है या पॉसिबल हो सकती है? दिस इज व्हाट द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, एंड दिस अप्रोच इज कॉल्ड डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट.
This design by contract is something that you need or will see that it basically removes many of these difficulties जो आपकी डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के वजह से अराइज हो जाती हैं. So design by contract, the idea of design by contract is to have more reliable system without those kind of problems that are introduced by defensive programming. So design by contract पे डिस्कशन करने से पहले हम ये देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है. सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पार्टीज. एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पार्टीज. एक जिसने काम करना है और एक जिसको काम चाहिए. सो द क्लाइंट एंड द वेंडर, client and the server. And whenever you want something, there is some sort of understanding, some sort of contract between these two parties. This contract has two sides, and these two sides are the benefits and obligations. Each party in the contract gets certain benefits out of the contract, and at the same time there are certain obligations imposed on both these parties by this contract. For example, आप अपना घर बनवाना चाहते हैं. सो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि जी ये मैंने घर बनवाना है. सो अगर कॉन्ट्रैक्टर से आप घर बनवाएंगे, कुछ आपको उसके फ़ायदे हैं. फ़ायदे क्या हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे काम हों जो आप खुद ना कर सकें, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है आपको. कॉन्ट्रैक्टर को क्या फ़ायदा है? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर विल अर्न सम मनी. And where is the contract? जो उसकी obligations जो आपको बीच में लिखता है, obligations are कि आपने वो एक पेमेंट करनी है, जो आप काम करवाएंगे उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करेंगे. और कॉन्ट्रैक्टर की obligation ये है कि जिस चीज़ की पेमेंट की जाएगी या जिस चीज़ की पेमेंट करनी होगी वो काम किया जाएगा. So there are two sides, obligations as well as benefits. So हर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की चीज़ आपको नजर आएगी. जहां पर आपको दो पार्टीज होंगी तो हर पार्टी का कुछ उसमें फ़ायदे हैं एंड कुछ obligations हैं. So even if you are a client, you have certain obligations. And in that particular case, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, in that particular case आपकी obligation ये थी कि आपने वक्त पे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है, या अगर आपने मटेरियल खुद सप्लाई करना है तो आपने उसको काम ताकि उसका ना रुके आपने वक्त पे उसे चीज़ें मुहैया करनी है वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखा होगा. और कॉन्ट्रैक्टर की अपनी ऑब्लिगेशंस हैं और बेनिफिट्स उसके अगेंस्ट हैं. इस चीज़ को अगर आप गौर से देखिएगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक पार्टी के जो बेनिफिट्स हैं वो दूसरी की ऑब्लिगेशंस हैं. मसलन आप पेमेंट करते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को जाती है, दिस इज योर ऑब्लिगेशन एंड दैट इज द बेनिफिट दैट द कॉन्ट्रैक्टर गेट्स. सो जो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं वो दूसरी पार्टी के बेनिफिट्स होंगे, और जो दूसरी पार्टी के बेनिफिट्स हैं वो आपकी जो दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशंस हैं वो आपके बेनिफिट्स होंगे. सो अक्सर औकात कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चीज़ होती है. So there are two sides to a contract and two parties involved, and there is this notion of formal agreement कि मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये देंगे in return,
मैं आपको ये चीज़ इस तरीके से प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे ये चीज़ इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे. सो इस तरह की न्यूमरस एग्जांपल्स हो सकती हैं, इस तरह की बेशुमार आप कर सकते हैं. अब नाउ क्वेश्चन रियली इज कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो ऑब्लिगेशंस और बेनिफिट्स जो हैं, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट का दोनों पार्टीज को क्या फायदा हो सकता है. दिस डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट actually is application of this contract mechanism to software. What happens here is we have two classes. These could be two components, these could be two procedures, functions, whatever. But here we have two classes, and class A makes a call to a method in class B. So it sends a message M1 to class B. So it is a method invocation here. And both these classes, they are bound through some kind of contract. What kind of contract are we talking about? We are saying here that, when class B is providing this method M1, it is saying that, okay, through this method, I will provide you this particular service. So you want this job to be done. This is the method for you. If you want, you give me your input and I will give you the output. I will give you the result. I will process that input and I'll give you the results. So this is the benefit that you will get from me by using this method. And my obligation as a contractor here is, as a service provider here is, that I will give you this particular service. And this particular service will have these things. And this is how, we have to have some kind of mechanism to specify that. Now, this is very good. The server is providing the service and server is giving you or, taking upon itself certain obligations. What are the benefits to the client? Obviously, if a server can do something for the client doesn't have to do it itself, so you don't have to write that code again yourself to get something done. So this is a benefit to the client. But the question really is, now, the other side, what is the benefit of this kind of a contract to the server side? Or is there a benefit to the server side? And what are the obligations of the client side? Or are there any obligations of the client side? So what we will do here is, in the case of design by contract, we are not just defining the obligations of the server. We are also defining the obligations of the client as well. The client who is invoking this method, we say, okay, well, I'm going to provide you the service, but you are supposed to oblige to these certain conditions. You have to
see to it that you do not violate this contract here that I'm giving you. So here is your part of the contract. You have to do something before you can call this service. So there is certain obligation. And once we put that obligation on the client side, then there are certain things that we don't have to do. And those are the benefits on the server side. Let's go back to the defensive programming. Defensive programming में हम क्या कर रहे थे? हमने ये कहा था कि all the obligations, I take all the responsibility. I'm the server, I'm giving you all the service, and I take all the responsibility. You give me the input, I give you the output. And if you do not give me the proper input, I will still take care of that. It is my responsibility. So in the case of defensive programming, what happens is that we have this situation where we have a client which does not have any responsibility. It gets all the benefits from the server, and all the responsibility lies with the server. And server is saying, okay, I provide you this service, this is my obligation, and if you do not do something right, if you do not use this service properly, don't worry, I will take care of that. I am bulletproof. I have taken care of, I have written code that will take care of that kind of situation. So there is no obligation on your side. Obviously, if you do not behave, you may not get the right answer, but that is the only thing that you will get. That is, you may get incorrect answer because your parameters or something was not properly given. But other than that, overall responsibility of the system, or the reliability of the system, or reliability of the component, all the responsibility, I take that responsibility. You have nothing to worry about that. So design by contract has shifted the burden from the server side to the client side also. And how does it do that? हम इस पे आगे चल के बात करेंगे. So but the basic the thing is here, what we are saying is that we say we have design by contract, and in the design by contract जो सर्वर ने अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी एंड क्लाइंट साइड पे सारे बेनिफिट्स थे, अब सर्वर ने कुछ ऑब्लिगेशंस क्लाइंट पे डाल दी. सो क्लाइंट हैज सर्टेन बेनिफिट्स बट इट आल्सो हैज सर्टेन ऑब्लिगेशंस. ऑन द अदर हैंड द सर्वर गेट्स सर्टेन बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस थिंग. बेनिफिट इज बड़ा सिंपल सा है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ क्लाइंट को दे दी. जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ क्लाइंट को दे दी तो ऑब्वियसली यू हैव लेस वर्क टू डू, you have lesser number of things to worry about. So that means आपका अपना you get some benefit out of it. So now जब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्लाइंट को दे दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी you are not worried about that part. You say this is part of the contract. If you violate that contract, it is your problem, it is not my problem. It is your fault, it is not my fault. और इसका साइड इफेक्ट क्या है कि जो हमने वो डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के केस में हमने देखा था कि वी हैड टू राइट अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर to take care of the erroneous input or misuse
intentional or intentional misuse by the client, we have taken care of that problem. हमें वो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हमने क्लाइंट की तरफ शिफ्ट कर दिया वो कोड सर्वर की साइड से निकल गया. सो रिजल्ट इसका क्या निकला? रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि ऑब्वियसली जो सर्वर का जो कोड है दैट बिकम्स लेस कॉम्प्लेक्स. जो इसका जो मेन पर्पस है, इट विल फोकस ऑन दैट पर्पस and it will not be bogged down by the other details, those things that it had to do just to take care of some misuse of this facility that is being provided. So that means its complexity will be reduced. That means, you can now have, hopefully and probably, better, more reliable components, and hence you will have a better and more reliable overall software system. So this is the basic essence of design by contract. Now in the design by contract, obviously a question is what happens if somebody violates the contract. So in case the contract can be violated by this party or this party, this party does not fulfill its obligations, or this party does not fulfill its obligations. So what happens in that particular case? Here, contract violation will lead to runtime error. It will lead to exception conditions. So what we say here is, we say, okay, here is the contract, and there is some big brother watching you. हमने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने घर बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैंने और कॉन्ट्रैक्टर ने, and we have signed this contract, and if हम दोनों में से कोई कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डू नॉट पे द कॉन्ट्रैक्टर और इफ द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट डू द जॉब रिक्वायर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, what we do is, there has to be some kind of mechanism to resolve that conflict. There is a conflict situation. दोनों में से किसी एक ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की. जब अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की तो इसका मतलब है कि अगर एक साइड ने ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की तो दूसरे को वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. सो देयर इज दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को फुलफिल करने के लिए, लेट्स से हमारे सिस्टम में नॉर्मली वी हैव कोर्ट्स एंड वी हैव अदर काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म्स, जहाँ पर लोग अगर खुद से रिजॉल्व ना कर पाएँ तो फिर दे टेक दिस काइंड ऑफ थिंग टू दोज फोरम्स एंड होपफुली थिंग्स आर रिजॉल्व्ड. In the case of software also, there is this kind of environment umbrella which looks at the contract कि ये contract है, this is the contract written, and every time there is some kind of engagement between the client and server, this environment mechanism or kind of this big brother looking after the contract sees if any of the two parties has violated the contract. And when it detects violation of the contract, it raises a red flag. There is something wrong. आपने contract को violate कर दिया है. If it is from this client side, you did not pass the parameters as specified or as required by the contract. And on the server side, if the server does not process the information properly, we say कि sorry, आपने गलती की है, you were required to give this output, but
It's not happening. Your output does not conform to your contract. जो आपने sign किया था, जो आपने obligation अपने ऊपर ली थी, it does not fulfill that. And at that time it raises an exception, it raises a red flag, and then everybody knows that there was some kind of a problem. ये सारा डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट का ये मैकेनिज्म है, ये किस्सा है, और ये इसकी समरी है. Now the question really is, how do we do that? And this is where the whole logic comes into play. In the case of design by contract, what happens is we specify the meanings of a function or a method with the help of pre and post conditions. आपने वो pre and post conditions पिछले कई lectures से we have been talking about pre and post conditions. Now those pre and post conditions have been introduced here by Burton Mayer in design by contract. So he designed design by contract using those formal techniques, the Hoare triple, and taking the pre and post conditions from the Hoare triple to specify the behavior of a method. Now here we have the precondition and the post condition, and this pre and post condition specifies the behavior of a method. But more importantly, it is basically a contract between the client and the server. The server, what the server is doing is providing that service, that method. Now, where is the contract? This contract is specified with the help of this pre and post conditions. What is the precondition? Pre and post condition को जब हम Hoare logic के context में हम बात कर रहे थे, we said, this means कि this is, हम इसमें शुरू में हमने जब उसको देखा था तो हमने कहा था conditional correctness की हमने बात की थी. Conditional correctness का क्या मतलब है कि given this precondition, given this constraint on the input, precondition is the constraint on the input. Given this constraint on the input, when I execute this code, I will get this post condition. So this is what I have. So constraint on the input, my code, and you get the post condition. So this post condition is my obligation. This is what I am going to provide you. This is the service. Basically, post condition specifies the service, the output that you will get from this method, from this function. But what is your obligation as a client who is using this service? Your obligation is that is specified in the precondition. If there is something specified in the precondition, as I mentioned earlier, this precondition is constraint on the input. So what does that mean? That means we say that this input must comply to this condition written or specified in this precondition. So who is providing the input? It is the client. And hence, the precondition is something which basically defines the obligation
on the client side. So what I'm saying here is, once again, you give me the input according to the precondition, and I will give you the output according to the postcondition. Very simple, straightforward mechanism. So what we need to do is, first of all, we need to be able to specify both the precondition and the postcondition in some formal mathematical manner, so that we can talk about those things. Now there are number of things that you need to understand and worry about here. जिस तरीके से मैं इससे पहले कह चुका हूं, डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट और डिफेंसिव प्रोग्रामिंग को कंपेयर करते हुए, कि अब आपने इनपुट का बर्डन जो है, यू हैव शिफ्टेड दैट बर्डन टू द क्लाइंट साइड. सो द इनपुट पे जो अगर कोई गड़बड़ है, you are not responsible for taking care of that problem. If it is not compliant with the preconditions, the server is not supposed to take care of that problem. And hence, the code on the server side is going to be simplified. So, इसका मतलब क्या है? Once again, इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई स्पेशल केस आता है, question is there a special case? The answer to that is no. It is not a special case. It is a bug. It is a mistake. It is a defect. In this particular case, it is on the client side, maybe. But it is a defect in the client program. The server is not supposed to do anything. All it does is, or the environment who is looking after this thing detects this defect and raises an exception. Raises a flag, and then that can be taken care of. But the important thing to note here is, the important thing to remember is that such thing is not characterized as a special case. It should be characterized as a defect because it is a defect. It is not a special case. क्लाइंट ने जो आपको इनपुट देनी थी, वो क्लाइंट ने इनपुट आपको वो नहीं दी, और क्लाइंट ने अगर वो इनपुट नहीं दी तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन द क्लाइंट साइड. एंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन द क्लाइंट साइड, दैट प्रॉब्लम हैज टू बी नोटिफाइड, हैज टू बी आइडेंटिफाइड एंड हैज टू बी टोल्ड. आप उसको स्पेशल केस बना के उसको डील ना करें, बिकॉज इट इज नॉट अ स्पेशल केस. सो दिस इज व्हाट डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट गिव्स यू. इसकी मैं एग्जाम्पल की मदद से हम इसको ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है. जो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको शो करूँगा, दिस डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड in a programming language called Eiffel. This Eiffel was designed by Buttonmeyer, and उसमें उन्होंने डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया था और उसको यूज़ किया था. तो ये एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये एग्जाम्पल is from the same kind of code, although it is not very difficult to read. It has the same usual kind of things as we have in our regular object-oriented program. But, I will try to take out the syntax away, just talk about this thing at a more abstract level, so that, the message can be conveyed easily. So let us look at this particular example. So this is, once again, our famous स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. तो स्टैक के बारे में कुछ बात करनी कोई
ज़रूरत नहीं है. You all know what a stack is and what are the different operations that a stack supports. So these are the same operations. Now here, let us assume that a client program is using a stack. So what happens is the client, when it tries to, let's say, pop the stack, in that particular case, normally what we do is in the pop function, we check if the stack is empty. If the stack is empty, in that particular case, you cannot pop, it is an error. Otherwise, we pop the top element from the stack and return that element and give that element to the client, and the client uses that particular element. So normally we do not have the notion of pre and post conditions. So we simply use this, and the client calls the pop function, and the stack takes care of that error condition when client is trying to pop from an empty stack. Now in this particular case, remember, normally a client is supposed to check whether the stack was empty before trying to pop from the stack. So client is supposed to check. Client is not supposed to pop from an empty stack. लेकिन in this particular case, हमने ये कहा कि हो सकता है कि client program कुछ ऐसे लिखा गया हो जो गलती से जिसने ये चेक नहीं किया and tries to pop, and in that particular case, अगर वो stack is empty तो pop आप उससे नहीं कर सकते, and that will create all kinds of problems, and hence we specifically check for that condition and we take care of that condition so that कोई गलती से intentionally या unintentionally कोई इस तरह का काम ना कर सके कि empty stack से pop करने की कोशिश करे, because that will result in a fatal kind of error in the system. Now, with the help of design by contract, what can we do? In this particular case, you saw that the responsibility of that error condition, checking for that error condition, was taken by the server also. असूली तौर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की है. एक प्रॉपर प्रोटोकॉल स्टैक को यूज करने की ये है कि आप एम्प्टी स्टैक से आप पॉप नहीं कर सकते. सो यू मस्ट मेक श्योर दैट द स्टैक वाज नॉट एम्प्टी बिफोर यू कुड एक्चुअली ट्राई टू पॉप. यू कुड पॉप एनीथिंग फ्रॉम द स्टैक. सो असूली तौर पे ये क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड रेगुलरली और नॉर्मली जो क्लाइंट प्रोग्राम्स हैं वो दे वुड हैव टेकन केयर ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. और इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन को चेक करना है कि क्या ये स्टैक एम्प्टी था, ये क्लाइंट ने भी अक्सर चेक किया होगा, और एट द सेम टाइम हम सर्वर साइड पे भी पॉप के फंक्शन के बीच में ये काम दोबारा कर रहे हैं. सो एक तो ये रिडंडेंट कोड है क्लाइंट की साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी. और दूसरी ये है कि why can't we just shift this responsibility to the client side? So what we do is we specify the precondition in the pop function, and the precondition in the pop function is that the stack is not empty. When we have this precondition and we have the post condition, and in the post condition we say that we return the top element to the client from the stack. So this is the post condition, this is my obligation. Now in this particular case, the precondition has shifted the responsibility on the input to the client side. Now the client side has to make sure that your code is, you pass the
parameters or the input which conforms to the specification. And the server does not have to do anything in this particular case. The server does not have to do that check, and the runtime environment will catch it. So this is what the design by contract is. Very, very simple, straightforward kind of mechanism. So let us look at that code. Let us look at the pre and post condition, and let's see what do we have on the server side and what do we have on the client side. So here is that code after we have introduced design by contract in there. So I'm not going to go into the syntactic details of design by contract in this particular case, but like I said, handling it or dealing it at an abstract level. So this is what it is. So here you can see that the design by contract, we have introduced the pre and post condition in the pop function, pop method of the stack, and the code inside the pop is straightforward and simple. There is, it simply gives you the top element back, and the client has to take care of the responsibility. So we are not showing the client code, but the client has to take care of the responsibility, and if the client does not, the runtime environment will catch it and raise an exception. So ये जो आपकी डिफेंसिव प्रोग्रामिंग में आपने देखा जो एक्स्ट्रा कोड था डिजाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट में से, वो एक्स्ट्रा कोड उसकी वजह से वो निकल गया सर्वर वाली साइड से, एंड इट मेक्स द कोड सिंपलर. यू ओनली फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू डू, और उसी को आप फोकस कर रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एंड हेंस इसमें और एडेड बेनिफिट्स भी हैं. एडेड बेनिफिट्स हैं, एक तो ये है कि आपने फॉर्मली उसको स्पेसिफाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर आल्सो फॉर दैट मेथड, एंड दैट डॉक्यूमेंटेशन इज फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, formal specification of the functionality that is to be provided. The code itself is simpler and straightforward, and it just focuses on the work that needs to be done. इधर उधर की जो गैर ज़रूरी डिटेल्स हैं अब उसमें से निकल गई. सो क्लीन हो गया, लेस कॉम्प्लेक्स हो गया, साथ उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल गई. डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट जो है, यानी कि जिस तरीके से आपने देखा कि ये प्री एंड पोस्ट कंडीशंस को यूज़ कर रहा है, मैं इसको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ कोड एग्जांपल्स, जहाँ पर हम आपको बाकायदा कोड दिखाएंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन भी करूँगा. बट देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट दैट आई नीड टू टॉक अबाउट. In an object-oriented environment, when we talk about the class, so class में आपके जो मुख्तलिफ methods हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही हैं, और उन methods को आप you are defining the semantics of those methods, you are giving the specification for those methods using this pre and post condition. But the class itself, the object itself is an abstract data type. So इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर there are certain conditions जो हमें चाहिए होती हैं, जो एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करती हैं, ऑब्जेक्ट के जो उसमें जो डेटा है उसको डिफाइन करती हैं, और उस पे सर्टन कंस्ट्रेंट्स को इम्पोज करती है कि आप कोई भी काम करें ये कंस्ट्रेंट्स वायलेट नहीं होंगे. तो ये जो कंस्ट्रेंट्स जो हैं जो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती हैं, ये इसको यहाँ पर डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट में इनवेरिएंट कंडीशन कहा जाता है. इससे पहले हम इनवेरिएंट कंडीशन को हम देख चुके हैं लूप्स के कॉन्टेक्स्ट में. यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फ़र्क है. ये इस पे मैं डिटेल में बात करूँगा और इसको हम देखेंगे क्या इसका मतलब है. बट बेसिक इसका पर्पज़ ये है कि we define the object itself and the properties of the object in terms of the data that the object contains, and in terms of the invariant condition
we say that this condition will not be violated whatever you do with this particular object. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इनवेरिएंट कंडीशन आपको डिटेल में दिखाऊंगा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट डिज़ाइन बाय कॉन्ट्रैक्ट. उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम.